Good morning. I'm Dr. Sanjay Jain, Associate Professor in Mathematics at SPC Government College, Ajmer. Today, I'm taking a lecture on inventory theory in which we are taking a probabilistic model in which demand is continuous. In earlier sections or in earlier lectures, we have seen the inventory model with no shortage, with shortage or probabilistic demand first model already we have done. So today we are going to the second model. Just we saw the classification. Yeah, this is probabilistic model classification for the fixed demand. We have divided into two parts. Third, single period model or no setup cost. Okay, in no setup cost, we have already done third A model in the last lecture in which R is in a discrete. Today, we have taken the model third B in which demand is continuous, which is rectangle by red lines. Okay, so today we are taking third B model, how to derive it. Okay, this is in a probabilistic classification in which we taken second model today. Okay, deterministic model we already done all 6 deterministic model. So for going third B model, थर्ड बी मॉडल के लिए हमें हर मॉडल में जैसे हमने पहले एज्यूम्शंस लिए हैं, यहाँ भी हमें एज्यूम्शंस थर्ड बी मॉडल के लिए लेने हैं. क्या क्या उसको ड्राइव करने के लिए हम ले रहे हैं. पहला हम ले रहे हैं आदेशों के मध्य अंतराल टी अचर है. जो ऑर्डर देने के लिए जो अंतराल है वो टी कांस्टेंट है. जेड इज़ द स्टॉक लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड ऑफ टी. शुरुआत में हमेशा जेड आपका स्टॉक लेवल रहेगा. प्रत्येक चक्रकाल टी के प्रारंभ में तालिका स्तर जेड आपको मिलेगा. यहाँ दो केसेज उसी तरह से जैसे हमने पहले मॉडल में बनाया है कि आर से ज़्यादा बड़ा है या आर से छोटा है, आर ग्रेटर देन जेड और नॉट. थर्ड जो है आपका रेट ऑफ डिमांड आर इज कंटिन्यूस वेरिएबल, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट. इन लास्ट मॉडल वी हैव टेकन इट्स एन डिस्क्रीट वेरिएबल. इन दिस मॉडल वी हैव टेकन कंटिन्यूस वेरिएबल. मांग की दर आर संतत चर है जिसका पीडीएफ एफ आर है. ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ इज वो कितना है, एफ आर है. पी आर इज द प्रोबेबिलिटी of the requiring R unit in time t. लीड टाइम 0 है. होल्डिंग कॉस्ट C1 है. नो सेटअप कॉस्ट मॉडल है इसलिए C3 नहीं होगा एग्जिस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट C2 है. तो ये सारा हमारा करीब करीब पहला जो मॉडल हमने प्रोबेबिलिस्टिक पढ़ा वैसा ही है. फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डिमांड यहाँ पे R कंटिन्यूस है क्योंकि पिछले मॉडल में डिमांड डिस्क्रिएट थी. कंटिन्यूस और डिस्क्रिएट होने के कारण क्या फ़र्क आएगा वो हम आगे देख रहे हैं. यस, यहाँ पे चूँकि ये मॉडल जो हमने थर्ड ए मॉडल किया है उसके जैसा ही है. एज्यूम्शन सारे वैसे के वैसे हैं. सिर्फ एक डिमांड जो है आपकी वो कंटिन्यूस है और उस कंटिन्यूस होने की वजह से यहाँ पे डिस्क्रिएट के लिए हम समीशन यूज़ करते हैं और कंटिन्यूस के लिए हम समेशन यूज़ नहीं करते हैं. यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए हमारे लिए जो यूज़ में आता है वो है इंटीग्रेशन. तो हम जहाँ जहाँ हमारा फर्स्ट मॉडल में कंटिन्यूस वेरिएबल के कारण डिस्क्रीट वेरिएबल के कारण समेशन आ रहा था, यहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल के कारण उसको इंटीग्रेट में चेंज कर देंगे. और जो वहाँ पे हमारा प्रायिकता पी आर आ रहा था उसकी जगह हम एफ आर यूज़ करेंगे, एफ आर डी आर. चूँकि इंटीग्रेशन में लेंगे इसलिए एफ आर
डी आर यूज़ करेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी है हमारे मॉडल में। पिछले मॉडल से समेशन की जगह हम इंटीग्रेशन कर देंगे चूँकि कंटिन्यूस मॉडल है, और जो पहला पी आर था प्रोबेबिलिटी, चूँकि अब हमारा ये कंटिन्यूस मॉडल हो गया है तो यहाँ पे पी डी एफ आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो हमारा एफ आर मान रहे हैं क्योंकि आर हमारी डिमांड है कंटिन्यूस। ओके, तो जो हमारी लागत समीकरण पिछले मॉडल में थी, समीकरण 3 थी वो, उसमें हम सारा हमने समेशन में लिखा था। ओके, उस लागत समीकरण को हम यूँ का यूँ यहाँ ले रहे हैं क्योंकि बाकी सब चीज़ें सेम है। तो वो जो लागत समीकरण है उसमें हमने समेशन की जगह इंटीग्रेशन कर दिया है और पी आर की जगह एफ आर डी आर कर दिया है। ओके, तो हमारी इस मॉडल की ये जो पहले नंबर से शो हो रही है, ये हमारा कॉस्ट इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ एक बात है, कंटिन्यूस लेने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो पिछले मॉडल में हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का काम लिया था, यहाँ हम वापस से अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का मेथड काम में ले सकते हैं। ओके, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे सी जेड के न्यूनतम होने के लिए हम डी सी ओवर डी जेड को जेड के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे हम इसको डी बाई डी जेड, और पूरा अंदर हमने कॉस्ट इक्वेशन हाथ से लिखा है। और इसमें दो फंक्शन है आर के, जेड माइनस आर आर का फंक्शन है और एफ आर आर का फंक्शन है। तो इनको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो के प्रोडक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन के आर के, जेड माइनस आर एफ आर। तो इससे दो टर्म हमारी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगी। तो इन दोनों समीकरणों से, इस एक समीकरण के दोनों टर्म से हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन आएगी। पहला टर्म है ये C1 इंटीग्रल 0 से जेड माइनस आर एफ आर डी आर, इससे दो टर्म मिलेगी, यूवी की तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। सेकेंड टर्म है C2 जेड टू इन्फिनिटी आर माइनस जेड एफ आर डी आर, इससे भी दो टर्म हैं आर माइनस जेड और एफ आर। इसको भी जब हम यूवी की तरह इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास दो टर्म आएगी। यूवी रूल हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो ये टोटल हमारे पास 4 समीकरण या 4 टर्म हमारे पास अगले उसमें हो जाएंगी। एक समीकरण की 4 टर्म होंगी जो हम देख रहे हैं आगे। ये देखिए, कुल हमारे पास ये 4 टर्म आ गई है। ओके, इन 4 टर्म में जो सबसे ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है, इन 4 टर्म में जो दोनों टर्म की सेकंड टर्म है वो r बराबर 0 से z रखें अगर हम, तो या तो r 0 रखेंगे तो z का फंक्शन बनेगा, और r रखेंगे तो r माइनस r 0 होने से टोटल टर्म ये 0 बन जाएंगी। तो दोनों टर्म हमारी जो सेकंड टर्म है दोनों की टर्म की वो 0 हो जाएगी। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये आगे वाली इक्वेशन में आ जाएगी। 0 टू z C1 एफ आर डी आर और C1 इंटू 0 क्योंकि सेकंड टर्म 0 होगी। थर्ड हमने लिखा C2 इंटू आर इज इक्वल टू जेड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अभी अपन आगे काम में लेंगे। एफ आर डी आर प्लस C2 इंटू 0 दैट इज़ आवर फोर्थ टर्म। ओके, सो इस तरह से हमें 4 में से 2 0 हो जाएगी इंटीग्रेशन की लिमिट के कारण। 2 टर्म हमारे पास बच रही है। इसमें जो सेकंड टर्म बच रही है माइनस C2 आर इक्वल्स टू जेड टू इन्फिनिटी, इसको हम ब्रेक करेंगे, 0 टू जेड करेंगे और 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू जेड करेंगे, तो हमारे पास जेड टू इन्फिनिटी टर्म आ जाएगी। ओके, तो ये आगे हमने 2 में ब्रेक करके दिखा रखा है आपको। यहाँ हमने इसको 0 टू जेड इन्फिनिटी कर दिया और 0 टू जेड कर दिया। 0 टू इन्फिनिटी का वैल्यू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ 1 हो जाएगा, तो वो रख देंगे, और 0 टू जेड एफ आर डी आर रह जाएगा। और फर्स्ट टर्म में भी 0 से जेड एफ आर डी आर है तो वो कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास अगली टर्म C1 प्लस C2 0 टू जेड एफ आर डी आर आएगा, और माइनस C2 इंटू 1 रह जाएगा तो C2 रह जाएगा। ओके, सो इससे 0 टू जेड एफ आर डी आर हमारे पास C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये हमारा EOQ हो जाएगा। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा क्या ये हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन इस वाली टर्म के लिए एफ आर डी आर के लिए
क्या ये न्यूनतम हो रहा है, अधिकतम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब हम सेकंड डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं इसका आगे, तो जब हम सेकंड डिफरेंशिएट निकालते हैं तो ये टर्म पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसलिए ये न्यूनतम वैल्यू देगा। तो हमारा जो ये इक्वेशन 2 में जो टर्म आ रही है 0 to z FR/dr C2/C1 + C2, ये ही हमारे इस मॉडल का EOQ है। तो ये इस तरह से हमने इस मॉडल का EOQ निकाला है। कहाँ से ये ज़ीरो हो रही है, कहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसा हमने फर्स्ट मॉडल में न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम पढ़ा था, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है बेकरी प्रॉब्लम। बेकरी वाले को कितने ऑर्डर मिलने चाहिए, कितना बनाना चाहिए, वो सारा। तो हम यहाँ भी उस तरह का एक मॉडल ले रहे हैं। ABCD 4 टर्म हमारे पास है, जैसा हमने न्यूज़पेपर बॉय प्रॉब्लम में ली थी। A है हमारी उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत, B है समय T के दौरान प्रति इकाई आपका जो सेल वैल्यू है, विक्रय मूल्य, C है समय T के पश्चात प्रति इकाई विक्रय मूल्य, जब समय ज़्यादा निकल जाएगा उसके बाद क्या विक्रय मूल्य होगा, सामान खराब होने लगता है तो सस्ता बेच दिया जाता है। D अभाव लागत प्रति इकाई, और कभी सामान नहीं हो तब क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ABCD ही हम हमारी वापस वही कॉस्ट इक्वेशन में रखेंगे। पर यहाँ देखिएगा एक बड़ा चेंज है, यहाँ ये सीधा लिखा हुआ है, यहाँ प्रत्याशित कुल लाभ। यहाँ पे आपको जो मॉडल में हमने किया था मिनिमम निकालते थे हम EOQ, यहाँ आपको मैक्सिमम चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। कुल लाभ, लाभ कोई भी मिनिमम नहीं चाहता है, मैक्सिमम चाहता है। तो यहाँ हमको जो इक्वेशन बनाएंगे इन ABCD से, वो ये वाली बनेंगी, और इसको मैक्सिमाइज के लिए हमको सॉल्व करना है। ओके, ये अधिकतम के लिए जो इसकी वैल्यू आती है जब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 to z FR/dr इज़ नथिंग बट B - A + D/B - C + D आता है। और यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन को उसी तरह से 2 में ब्रेक करेंगे, फिर एक साथ लेंगे, 0 to z FR/dr एक तरफ ले लेंगे और बाकी निकालेंगे, तो हमारे को PZ का अधिकतम मान ये मिल जाएगा। तो ये एक सेकंड आर्टिकल ABCD में दिया हो, बेकरी प्रॉब्लम। यहाँ हमने एग्जाम्पल भी ले रहे हैं बेकरी प्रॉब्लम का, ताकि हमको ये क्लियर हो। तो ABCD की फॉर्म में भी हम EOQ निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट बेकरी वाले के लिए निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ये आपकी, एक बेकरी अपना एक उत्पादन के किलो इकाई से बेचती है तथा उत्पादन के दिन की बिक्री पर 5 रुपये प्रति किलो का लाभ कमाती है। जो केक उसी दिन बिकते हैं उन सभी को बाद में 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलो की हानि से बेचती है। जो नहीं बिकते उनको फिर हानि से बेचना होगा। यदि मांग 2000 तथा 3000 के मध्य आयतीय हो, यहाँ आयतीय वर्ड से मतलब रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये हमारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये इम्पॉर्टेंट बात है, 2000 एवं 3000 के मध्य आयतीय है। ओके, तो प्रतिदिन उत्पादन की इष्टतम मात्रा ज्ञात कीजिए। EOQ ही आपको फाइंड आउट करना है। हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका FR क्या होता है, 1/B - A। तो 1/B - यहाँ A करेंगे हम, यहाँ 2000 से 3000 के मध्य है, तो 3000 - 2000 जो कि हो जाएगा हमारा 1/1000। ओके, ये पहला लाइन। C1 5 दे रखा है, C2 जो है वो हमारा 1.2 है, D 0 है, X1 2000 है, लिमिट जो है, और X2 3000 है। तो इष्टतम Z हेतु, तो वो हमारा था 0 से Z, जो हमारा यहाँ कहाँ से शुरू होगा, 2000 से, क्योंकि मिनिमम 2000 बन रहे हैं तो 2000 से शुरू होगा, 0 नहीं बन रहे हैं। तो 2000 से Z तक FR/dr, FR हमारा कितना, 1/1000, तो यहाँ हमने रख दिया 1/1000 dr = C2/C1 + C2, ये हमारा फार्मूला था। C1 C2 की वैल्यू दे रखी है, वो अगले स्टेप में हमने रख दी। तो इससे Z की वैल्यू लगभग आ रही है 2806। ओके, तो लगभग उनको 2806
केक बनाने चाहिए 2000 से 3000 के मध्य में। और जो हमारा ABCD मेथड है उससे भी हम यहाँ देख लें, B माइनस A है 5, A माइनस C है 1.2, D 0 है। तो ये अगर हम उस फॉर्मूले में रख रहे हैं तो उससे भी हमारे पास लगभग 2806 ही आ रहा है। तो ये इस मॉडल की एप्लीकेशन बेकरी प्रॉब्लम में कि कैसे उसे कितने केक बनाने चाहिए कि लॉस ना हो। ठीक है, तो आज हमने ये सेकंड मॉडल, थर्ड बी जो मॉडल है ये हमने प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का कर लिया है। थर्ड बी हमने दोनों कर लिए हैं। फोर्थ भी इसी तरह के हैं, बस डिमांड इनमें यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसका मैं आपको PDF दोनों मॉडल का अपलोड कर दूंगा ताकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।